everyone, I hope you all are doing well and great. And here I am, your biology faculty, Varsha. And today, we are going to continue the same topic that we have already started, and we have, studied some specific topics of human reproduction as well. तो आज जो है बच्चों इस पर्टिकुलर सेशन में हम जो है आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे एंड दैट एज यू कैन सी गैमेटोजेनेसिस दैट इज बेसिकली आज इस लेक्चर में हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करने वाले हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस अगर मैं बात करूं सबसे तो उससे पहले बच्चों आप अपनी एनसीईआरटी और नोट्स जरूर निकाल कर रखिए, बिकॉज यहाँ पर आपको काफी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं जो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, नोट डाउन करना पड़ेगा। सो डोंट फॉरगेट टू नोट डाउन। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस सेशन को विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट ऑफ योर्स। ओके, तो चलिए फ्यूचर डॉक्टर स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर को पढ़ना। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में भी हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। जब मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 6 इवेंट्स बताए थे बच्चों, जब मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 6 इवेंट्स बताए थे तब मैंने आपको ये भी बताया था कि गैमेटोजेनेसिस ही तो है वो फर्स्ट इवेंट, क्योंकि बच्चों फर्टिलाइजेशन अगर होना है उससे पहले गैमेट्स की क्या होनी चाहिए, गैमेट्स भी तो होना चाहिए ना, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। करेक्ट, तो गैमेटोजेनेसिस पहले पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस में भी हम स्पर्म की जेनेसिस, मैंने हमेशा बोला है कि जेनेसिस मतलब क्या होता है बच्चों, जेनेसिस वर्ड, व्हेरेवर द वर्ड जेनेसिस कम्स इट मींस फॉर्मेशन। क्या है मतलब फॉर्मेशन, और यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, सो लेट्स सी एग्जैक्टली व्हाट इट मींस। तो बच्चों गैमेटोजेनेसिस जो है इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा। इट्स नॉट जस्ट गैमेटोजेनेसिस में बच्चे हम सिर्फ और सिर्फ स्पर्म की बात नहीं करते हैं, हम मेल में स्पर्म की बात करते हैं और फीमेल में ओवम की बात करते हैं। तो बेसिकली मेल्स में जो स्पर्म का फॉर्मेशन का प्रोसेस है दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, वेयर एज इन फीमेल ओवम के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis. ओके, सो the process of formation of gametes, that is sperms and ova, from the primary sex organs, the testes and ovaries respectively. So if you see कि sperms जो है those are produced from the testes of the males, whereas ova or ovum that is produced from the ovaries of the female respectively. Okay, so in this lecture exactly we are gonna study about the gametogenesis in male especially. Okay, I'm so sorry. Okay, तो गैमेटोजेनेसिस इन मेल दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड दैट इन अ फीमेल इज कॉल्ड oogenesis. तो बच्चों हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी एग्जैक्टली हम क्या पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। तो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेर इट इज शोन द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। वेराज अगर आप स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। वेराज अगर हम oogenesis देखो बेटा ऐसा है, फीमेल भी कॉम्प्लेक्स होती है तो जो प्रोसेस होता है ना उनमें वो भी कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, जिस दिन समझ जाओगे ना एकदम इजी हो जाएगा, डोंट वरी, जब भी मैं समझाऊंगी तो जरूर इजी हो जाएगा। फिलहाल हम स्पर्मेटोजेनेसिस पे फोकस करते हैं। तो बच्चों दिस इज द डायग्राम ऑफ योर एनसीईआरटी एंड अगर कुछ भी एनसीईआरटी में गिवन है मतलब क्या है बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है एग्जैक्टली एट प्यूबर्टी। कब स्टार्ट होगा बच्चों, ऑब्वियसली एट प्यूबर्टी स्टार्ट होगा। कैसे स्टार्ट होगा मैंने पहले ही बताया है और आज फिर से एक्सप्लेन डिटेल में करूंगी इस चीज को कि आपका हाइपोथैलेमस जो है इट स्टार्ट्स रिलीजिंग जीएनआरएच दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड जिसकी वजह से गोनाडोट्रोपिन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलती है ए एंटीरियर पिट्यूटरी स्टार्ट करो दो और हार्मोन्स का रिलीज करना दैट इज एलएच एंड एफएसएच, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। और फिर इसी तरीके से जैसे प्यूबर्टी होती है तो स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है उसके अंदर बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं जिनका क्या होता है बच्चे, माइटोसिस के थ्रू डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है, माइटोसिस के थ्रू डिफरेंशिएशन होता है। अब बोलोगे मैम आपने तो ये बताया था कि जो भी गैमेट्स होते हैं उनमें तो मियोसिस होता है, राइट? बट कोई बात नहीं बेटा, अभी देखो माइटोसिस कुछ इनिशियल स्टेप्स में हो रहा है, आफ्टर दैट मियोसिस ही होगा।
अब देखो, जैसे ही स्पर्मेटोगोनिया जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, आफ्टर दैट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस। फर्स्ट मियोटिक मतलब बच्चों मियोसिस, पहला मियोसिस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। तो अगेन क्या हो रहा है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, अगेन जो है सेकेंड मियोटिक डिवीजन हो रहा है बच्चों, ठीक है। अब तो जैसे ही अगर मियोटिक डिवीजन होगा तो मुझे ये बताओ कि ये जो है डिप्लॉयड होगा या फिर हैप्लॉयड होगा। तो बच्चे अगर ध्यान से हम देखें तो ये तो डिप्लॉयड होगा, ठीक है। यहाँ वाला जो पार्ट है दीज विल बी डिप्लॉयड, बट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद जो बच्चे यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, वो तो हैप्लॉयड होगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी क्या हो चुका है, मियोसिस हो गया है। और फाइनली अभी क्या हुआ बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गॉट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये इसका दो बना, फिर इसका ये इधर से इधर फिर से डिवीजन हुआ, और फिर से इस तरीके से डिवीजन होती गई, ठीक है बेटा। तो अब जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुई उसका जो रिजल्ट होगा ऑब्वियसली दोज विल बी हैप्लॉइड। तो क्या हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटोगोनिया जो है वो तो क्या है, डिप्लॉयड है, बट बाकी जितनी चीजें हैं वो क्या है, वो हैप्लॉयड है, वो क्या है, हैप्लॉयड है, ठीक है। तो ये भी एन हो गया, और ये आपका जो स्पर्म है वो फाइनली स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ, वो तो एन होगा ही, वो तो क्या होगा बच्चों, हैप्लॉयड ही होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस, दिस इज जस्ट अ कार्टून कैरेक्टर ऑफ स्पर्म, ठीक है। वो बिल्कुल, ये इसकी टेल हो गई, ये मिडिल पीस हो गया, और ये हो गया इनका हेड, ठीक है। इसके बारे में भी हमें पढ़ना है बहुत ही डिटेल में, पर चलिए पहले देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें करनी है अपने को। तो बच्चों इन द टेस्टीज में क्या होता है, द इमेच्योर, क्या होता है, द इमेच्योर मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल, देखो बेटा गैमेट्स को जर्म सेल भी बोलते हैं, और क्योंकि हम यहाँ पर मेल गैमेट की बात कर रहे हैं सो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इसको मेल जर्म सेल बोल रहे हैं। स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करती है स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यही जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स है उसी को तो क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। दैट बिगिंस एट, कब स्टार्ट होती है, एट प्यूबर्टी। कब स्टार्ट होती है बच्चे, एट प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। द स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, क्या होता है, होता क्या है एग्जैक्टली, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं कहाँ पर, मैंने बोला था इस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और यहीं पर बहुत सारे क्या हैं, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है बिल्कुल सराउंडिंग में। साथ साथ इनके सर्टोली सेल्स भी प्रेजेंट है, क्या है, इनके ही साथ साथ सर्टोली सेल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिविजन्स एंड इंक्रीज इन नंबर्स। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स क्या होती हैं, पहले माइटोटिक डिवीजन से इंक्रीज करती हैं अपने नंबर्स को, ठीक है। फिर ईच, उसके बाद क्या होता है, हर एक स्पर्मेटोगोनियल स्पर्म सेल जो है वो पहले डिप्लॉयड होती हैं और कंटेन करती हैं कितनी, 46 क्रोमोसोम। कितना कंटेन करती है बेटा, हर एक स्पर्मेटोगोनियल सेल पहले क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। क्या होती है बेटा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है, मतलब 2n स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये क्या होंगी, पहले डिप्लॉयड होंगी, और क्या डिप्लॉयड है तो मतलब ऑब्वियसली दे विल कंटेन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। क्योंकि जब हैप्लॉयड होंगी तभी तो क्या होंगी, जब हैप्लॉयड होंगी बच्चे तभी तो क्या होंगी, वो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है कंटेन करेगी, मतलब हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होंगी, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस की जब बात आती है तो वी शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड एग्जैक्टली हाउ इट लुक्स। सी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस इन द लास्ट सेशन एज वेल। तो बच्चों अगर आपने लास्ट सेशन अभी तक नहीं देखा है तो यू शुड सी दैट लास्ट सेशन फर्स्ट, बिकॉज बेटा ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल एक लाइन, मतलब एक चीज तो हर चीज को फॉलो कर रहा है, ठीक है। एक के बाद दूसरा टॉपिक आ रहा है, हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो यू शुड स्टडी दैट पार्ट फर्स्ट बिफोर यू नो वॉचिंग दिस लेक्चर, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जाओ और पहले लास्ट वाला लेक्चर देख के आओ अगर आपने नहीं देखा है तो। बच्चों ये देखो, दिस वन इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और यहीं पर ये सर्टोली सेल्स भी है इस तरीके से, और यहीं पर ये जो बहुत सारे आपको एम्बेडेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर स्पर्मेटोगोनियम। क्या है बच्चे, दीज आर स्पर्मेटोगोनियम। अब इन्हीं का क्या होता है, इन्हीं स्पर्मेटोगोनियम का क्या होता है बच्चे,
यही जो है ग्रो करती हैं एंड यही कन्वर्ट होती है इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर प्राइमरी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर क्या होगा स्पर्मेटिड्स में, एंड फाइनली स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। तो बच्चों सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स डेवलप इनटू प्राइमरी, और इसी तरीके से सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो होती हैं वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होती हैं, और फिर इनमें क्या होता है विच अंडरगो मियोसिस पीरियोडिकली, और यही फिर धीरे धीरे क्या होती है इन्हीं में मियोसिस होती है। और मियोसिस के बाद क्या होगा बच्चे, जो स्पर्मेटोगोनियल सेल पहले डिप्लॉयड स्ट्रक्चर थी, मतलब क्या था, मतलब 2n था, 2n था तो मतलब क्या था 46 क्रोमोसोम था, वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो n में कन्वर्ट हो गई, मतलब वो क्या होंगी, वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गई, वो क्या होगी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गई, करेक्ट। अब देखो उसके बाद है स्पर्मेटोजेनेसिस, अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो कंप्लीट करती है द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, है ना, कंप्लीट करती है द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन दैट इज मियोसिस 1, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या हो जाएगा मियोसिस 1 जैसे ही होगा फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल साइज्ड हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, तो अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाए, जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहला मियोटिक डिवीजन होगा, देखो बेटा इससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को पता नहीं मियोसिस पता भी है या नहीं। देखो बच्चा सेल डिवीजन का अगर हम बात करें तो दे आर ऑफ 2 टाइप्स, एक तो माइटोसिस हो जाता है और दूसरा क्या होता है बच्चों मियोसिस होता है। माइटोसिस मतलब होता है, क्या होता है, माइटोसिस इज काइंड ऑफ इक्वेशनल डिवीजन, क्या है, माइटोसिस इज अ काइंड ऑफ इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। और अगर हम मियोसिस की बात करें तो दैट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, मियोसिस की बात करें तो दैट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, दैट इज अ काइंड ऑफ रिडक्शनल डिवीजन। क्यों, अब माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, चलिए जरा इसको समझते हैं। बच्चों माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन इसलिए बोलते हैं, रीजन इज कि अगर पेरेंट सेल में बच्चे 4 क्रोमोसोम है, राइट, अगर पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में भी कितनी होंगी, 4 क्रोमोसोम ही होंगी, ठीक है। वेयरएज अगर हम मियोसिस की बात करें, मियोसिस में जो सेल डिवीजन होता है उसमें पता है क्या होता है, मियोसिस में जो सेल डिवीजन होता है उसमें क्या होता है बच्चे कि पेरेंट सेल में अगर 4 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में क्या हो जाएंगी, ओनली 2 क्रोमोसोम्स विल बी देयर, मतलब क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, समझ में आया। और मैं अभी यही इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है और पेरेंट का जो नंबर है क्रोमोसोम का उसका हाफ हो जाता है, तो यही तो हो रहा है यहाँ पर स्पर्म्स में, राइट। स्पर्मेटोगोनिया पहले कैसा था बेटा, स्पर्मेटोगोनियम सेल जो थी दैट वाज पहले क्या 46, मतलब 2n डिप्लॉयड स्ट्रक्चर थी, जैसे ही इनमें मियोसिस होता है तो ये क्या है, ये बन जाती है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, क्या बन जाती है बच्चे, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाती है। और हैप्लॉइड क्यों बन जाती, क्यों जरूरी है। अब आप बोलोगे मैम गैमेट्स का हैप्लॉइड होना ही क्यों जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है यार, आप सोचो ना 46 मिलेगा तो कोई एलियन नहीं पैदा हो जाएगा, हमें इंसान पैदा करना है ना, है कि नहीं, रिप्रोडक्शन से हमें अपने जैसी स्पेसीज को पैदा करना है। तो बेटा अगर 46 दोनों में 46 रहेगा, स्पर्म में भी 46 ओवम में भी 46, भाई पता नहीं क्या बन जाएगा, एक एलियन जैसा आदमी बन जाएगा, हमें नॉर्मल इंसान चाहिए ना। तो इसलिए क्या होता है बच्चे, यहाँ पर गैमेट्स के टाइम जब भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पर क्या है, ये हैप्लॉइड मतलब मियोटिक डिवीजन होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी 46 हैं तो उसको हाफ कर देंगे 23, तब जाके दोनों स्पर्म और ओवम जब मीट करेंगे तो दोनों मिलके बनाएंगे 46 क्रोमोसोम्स इन टोटल। समझ में आया, तो क्यों 23 ही होते हैं गैमेट्स में, क्योंकि हमें एलियन नहीं पैदा करना है, हमें क्या पैदा करना है भाई, इंसान चाहिए, क्या चाहिए, इंसान चाहिए, तो इंसान चाहिए इसलिए क्या है क्रोमोसोम्स जो है 23 है, ठीक है। तो चलिए, तो ये क्या है, इट्स उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 सेकेंडरी हैप्लॉइड सेल में, जिसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स भी बोलते हैं। अब ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है हैप्लॉइड हो गई एंड इसको मैं इनमें क्या हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स, तो आपको समझ में आया, अब ये क्या हो गई, हैप्लॉइड हो गई। तो बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो फिर अंडरगो द सेकेंड, ये फिर से सेकेंड मियोटिक डिवीजन जाती है मियोसिस 2, ताकि ये प्रोड्यूस, अब देखो बेटा मियोसिस में 2 टाइप की डिवीजन होती है, क्या होती है,
मियोसिस में दो टाइप्स की डिवीजन होती है। कैसे? एक तो मियोसिस 1 होता है जिसमें क्या होता है, मियोसिस 1 जो है बेटा वो उसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है, मतलब जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा, ठीक है, मतलब सॉरी वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, वही हैप्लॉइड हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। और मियोसिस 2 जो है ना वो बहुत ही सिमिलर होता है टू माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन होता है ना वैसा ही मियोसिस 2 भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल इक्वल जैसे माइटोसिस में होता था वैसे ही इक्वल नंबर ऑफ, तो सेकंड मियोटिक डिवीजन जब होगा बच्चे तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में 4 इक्वल साइज्ड हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे इनकी वजह से। तो समझ में आया, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी, ठीक है, जो क्या थी पहले मियोसिस, जो क्या थी बच्चे, जो थी डिप्लॉयड, जो थी क्या, जो थी डिप्लॉयड, ठीक है, मियोसिस 1 हुआ इनका और ये क्या बन गई, ये बन गई क्या, ये बन गई आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। अब जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी तो बेटा ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगी हैप्लॉइड, ये क्या हो जाएंगी हैप्लॉइड, क्योंकि इनमें क्या हो गया, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो गया। अब फर्स्ट मियोसिस 1 तो हो गया लेकिन अब फिर सेकंड मियोटिक डिवीजन भी तो होगा। सेकंड मियोटिक डिवीजन मैंने क्या बोला बच्चे, विल बी ऑलवेज इक्वल टू द सिमिलर टू द, ये क्या होगा, विल बी वेरी सिमिलर टू द व्हाट, विल बी वेरी सिमिलर टू द माइटोसिस। सेकेंड मियोटिक डिवीजन क्या हो जाएगा बेटा, सिमिलर टू द माइटोसिस। क्यों? तभी तो देखो माइटोसिस में क्या होता था, इक्वेशनल डिवीजन बोलते थे, जितना पेरेंट नंबर में क्रोमोसोम उतना ही डॉटर सेल्स में भी क्रोमोसोम। समझ में आया बच्चे? तो यहाँ पर क्या हुआ, पेरेंट में n था, डॉटर में भी, डॉटर सेल्स में भी क्या हुई, n हुई। तो समझ में आया? तो इस तरीके से फाइनली दोनों का सेकेंड मियोटिक डिवीजन जब होता है तो मियोसिस डिवीजन जो है कंप्लीट हो गई और इस तरीके से 4 स्पर्मेटिड्स जो है वो बन गए। तो आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। समझ में आया? स्पर्मेटिड्स बन गए, बन के तैयार हो गए भाई, क्या हो गए, स्पर्मेटिड्स बन के तैयार हो गए बच्चे, ठीक है। ओके, सो नाउ द स्पर्मेटिड्स जो है, अब जो स्पर्मेटिड्स बन चुके हैं ये ट्रांसफॉर्म होंगे किसमें, ये ट्रांसफॉर्म्ड होंगे स्पर्मेटोजोआ में। किसमें ट्रांसफॉर्म्ड होंगे, स्पर्मेटोजोआ में, जिनको हम स्पर्म्स बोलते हैं। कौन से प्रोसेस के थ्रू, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। कौन से प्रोसेस के थ्रू, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। बाय कौन से प्रोसेस बेटा, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, अब देखो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, देखो यहाँ पर स्पर्मेटिड न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इनका डेवलपमेंट हो गया सेंट्रियोल्स, फिर इसमें फ्लैजेलम बनने लग जाते हैं। मतलब आपको देखो पता है, आपको पता है ना, हेड, मिडिल पीस एंड टेल, 3 पार्ट्स होते हैं किसके, स्पर्म के, 3 पार्ट्स होते हैं स्पर्म के। तो ये तीनों बनने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों बेटा तीनों बनने बहुत ही ज्यादा जरूरी क्यों है, बिकॉज तीनों की अपनी एक स्पेसिफिक फंक्शनिंग है, ठीक है, तीनों की अपनी एक स्पेसिफिक फंक्शनिंग है, ठीक है। टेल क्या किसमें हेल्प करता है बेटा, मूवमेंट में। हेड में क्या होता है, हेड को एक्रोसोम एंजाइम्स होते हैं जो बेसिकली ओवम में एंट्री पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। मिडिल पीस में क्या होता है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो बहुत ज्यादा एनर्जी, हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो कहां तक पहुंच जाए, ओवम तक पहुंच पाए, ठीक है। तो समझ में आया? अब देखो तो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म हेड्स जो है वो एम्बेडेड हो जाते हैं सर्टोली सेल्स में एंड उनको फाइनली रिलीज कर दिया जाता है फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो बच्चे स्पर्मियोजेनेसिस मतलब क्या हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब क्या हुआ, यही जो फाइनली स्पर्मेटिड्स किसमें बन गए, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो गए, पूरा सब कुछ सारा स्ट्रक्चर बन गया, उसी को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। अब दूसरा डेफिनेशन यहाँ आ गया स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में क्या होता है बेटा, जब स्पर्म हेड्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं कहां पर, सेमिनिसर्टोली सेल्स में, ठीक है, और उनको फाइनली रिलीज कर दिया जाता है कहां पर, इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो क्या अभी भूलोगे आप लोग, नहीं ना, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ, कब स्टार्ट होता है, मैंने पहले ही बोला था प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, वो भी कब, जब सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जीएनआरएच रिलीज होती है। और वो कौन बोलता है जीएनआरएच रिलीज करने के लिए, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी बोलते हैं इसको फुल फॉर्म, और ये रिलीज करती है विच, और ये बेसिकली रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस, तो इसीलिए इसको हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चे, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स भी बोलते हैं। अब जैसे इंक्रीज लेवल होगा जीएनआरएच का तो ये एक्ट करेगी एडिनो हाइपोफाइसिस से, ठीक है, मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी, उनको बोलेगी स्टिमुलेट करने, उनको बोलेगी भाई सिक्रीट कर,
दो और हार्मोन सिक्रीट कर, ठीक है, जीएनआरएच, जिनको हम बोलते हैं जीएनआरएच, दो हार्मोन और रिलीज करेगी उसकी वजह से एलएच, और दूसरा क्या है बेटा एफएसएच। तो एलएच को हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बोलते हैं और एफएसएच को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शंस। तो सबसे पहले क्या हुआ, हाइपोथैलेमस ने जैसे ही प्यूबर्टी हिट हुई, हाइपोथैलेमस ने बोला कि अरे जीएनआरएच रिलीज करो, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने क्या किया, मैसेज दिया किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी बोल सकते हैं, उनको मैसेज दिया कि भाई दो और हार्मोन रिलीज करो जल्दी जल्दी से, एलएच एंड एफएसएच। तो वहीं से फिर बेटा क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होने लग जाता है, एंड्रोजेंस वगैरह, जिसकी वजह से फाइनली क्या होता है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं मेल का सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो दिखने लग जाता है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बेसिकली। तो एलएच जो है वो क्या करते हैं, एक्ट्स ऑन द लेडिक सेल्स एंड क्या करती है, स्टिमुलेट करती है सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस। बताया ना, एलएच क्या करता है फाइनली, लेडिक सेल्स पे क्या होता है बेटा, वो एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस, और एंड्रोजेंस इन टर्न ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसके लिए इनका सिक्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एफएसएच क्या करता है, एफएसएच एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे एंड स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स, जो कि क्या करता है, विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब हेड जो स्पर्मेटिड है उसको टेल भी तो होना चाहिए, सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट स्ट्रक्चर होना चाहिए ना स्पर्म का, ठीक है बेटा। तो उन सब के लिए क्या करता है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, जरा देखें, इन मेल स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स एट। अरे बेटा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी चलो जल्दी जल्दी आंसर करके बताओ, चलो जल्दी जल्दी आंसर करके बताओ, ठीक है, जल्दी से आंसर करके बताओ। तो 1 फीटल स्टेज, सेकंड एम्ब्रियोनिक स्टेज, थर्ड इज प्यूबर्टी एंड फोर्थ वन इज बोथ फीटल एंड एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। फर्स्ट फीटल स्टेज, सेकंड एम्ब्रियोनिक स्टेज, थर्ड प्यूबर्टी, बोथ फीटल एंड एम्ब्रियोनिक स्टेज। क्या होगा बेटा, क्या होगा आंसर? तो आंसर होगा ऑब्वियसली मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज कब आती है, 11 to 13 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, द नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल स्पर्मेटोगोनियल सेल इज। क्या होगा बेटा, जो नंबर ऑफ स्पर्म जो सिंगल स्पर्मेटोगोनियल सेल से प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, 4 होती है ना, और हैप्लॉइड होती है कि डिप्लॉइड होती है, ऑब्वियसली बच्चे हैप्लॉइड होती है, ठीक है, 4 स्पर्म सेल्स, और कितना होता है, हैप्लॉइड होती है, ठीक है, हैप्लॉइड होती है। देखो बेटा अभी जो है ना, आज के लिए हम इतना ही इस टॉपिक को रखते हैं, ठीक है। हम जो है नेक्स्ट सेशन में वापस आएंगे एंड ऑब्वियसली आई विल बी गोइंग लाइव, ठीक है। आज कुछ ऐसा वो था तो इस वजह से लाइव नहीं हो पाया, ठीक है, बट इट्स ऑल राइट, हम तो कल भी लाइव आए थे, हाँ, वी आर कमिंग लाइव ऑन द डेली बेसिस, सो डोंट वरी गाइस, ठीक है। अब तक के लिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, और हाँ, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको चार्ट भी लिख के बताऊंगी एग्जैक्टली कैसे क्या होता है, ठीक है। चलो मैं अभी थोड़ा बता देती हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है बेटा, जीएनआरएच। क्या रिलीज करता है, जीएनआरएच, ठीक है। फिर जीएनआरएच ना 2 हार्मोन्स रिलीज करती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच। इसका मैं और एक्सप्लेन्ड वे में नेक्स्ट सेशन में आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, कि इन दोनों की एग्जैक्टली फंक्शनिंग क्या होती है और ये क्या काम करते हैं किस तरीके से, जो आपने यहाँ पर थ्योरी में लिखा है, ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, और स्पर्मेटोजेनेसिस एग्जैक्टली कैसे होता है आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आई एम गोना कंपेयर द स्पर्मेटोजेनेसिस विद द प्रोसेस ऑफ oogenesis। सो लेट्स स्टडी हार्ड एंड परफेक्टली। ओके, बाय बाय तब तक के लिए एंड ऑल द बेस्ट।